हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है और क्या क्या फिनोमिनस जुड़े होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, है ना, और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सफिशिएंट थी। तो आइए 12th क्लास के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट एक ही मीडियम में अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती थी, है ना, एक सरफेस पे इंटरेक्ट करती थी और उससे बाउंस बैक हो जाती थी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है। लेट से ये हमारा सरफेस है ना, और इस सरफेस से इंटरेक्ट करने के बाद दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है ना। तो लेट से कि ये मीडियम 1 है ना, तो इस सरफेस के जस्ट नीचे मीडियम 2 है ना, यानी कि कोई भी अनदर मीडियम है जो मीडियम 1 से अलग है। ठीक, तो लाइट को क्या हुआ, देखिए लाइट इस तरीके से पहले मीडियम पे गई, इस सरफेस के साथ इंटरेक्ट किया और दूसरे सरफेस में ट्रांसमिट हो गई। तो अब लाइट जब दूसरे सरफेस में ट्रांसमिट होती है तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो नॉर्मल है, इस सरफेस के नॉर्मल है, ये लाइट इस नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाए या फिर इस नॉर्मल के अवे बेंड हो जाए। ठीक, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ये कि ये क्या हुआ, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गया, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये जो नॉर्मल है अपने स्ट्रेट पाथ से उससे अवे बेंड हो जाए। तो ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी, है ना। ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया, किसने, रिफ्रैक्टेड रे ने, है ना, इसको भी सिंपली हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं। कौन सा एंगल बनाया है, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दो चीजें। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देखी। ठीक, आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो याद कीजिए पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। तो लाइट जब भी ऐसा करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगी, तो लाइट के पास अपनी एक स्पीड होगी, है ना, उसके पास वेवलेंथ होगा और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। अब देखिए मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में लाइट जाएगी, है ना, तो मीडियम 1 की प्रॉपर्टीज होगी कुछ और मीडियम 2 की कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी। अच्छा, लाइट में क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और स्पीड ऑफ लाइट, तीन चीजें मैंने आपको बताई थी लाइट के बारे में। तो देखिए अब यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीन चीजों को जो मीडियम, है ना, अल्टर करेगा, जो चेंज करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, इस लाइट के पाथ को, ये जो पाथ है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो एक चीज होती है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, है ना, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसे हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम पे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना, और यही प्रॉपर्टी जुड़ी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड ऑफ लाइट के अल्टर करती है ना। तो ये अगर अल्टर करेगी तो यानी कि या स्पीड इन मीडियम 1 एंड स्पीड इन मीडियम 2 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें मान लेते हैं हम v1 है, तो इस वाले में जो वेव आई है उसकी स्पीड हो जाएगी v2, है ना। अच्छा, अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय लेमडा। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि स्पीड चेंज हो गई, है ना, लेट्स से v1, तो स्पीड चेंज हो गई है। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसके डिपेंड करती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। जो सोर्स हमारा यहां पे है
है ना, ये फ्रीक्वेंसी उस सोर्स पे डिपेंड करती है। ये पहले लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको समझाया था। तो ठीक, हमने कहा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। कब? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज हो गई, तो वेवलेंथ को भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना पड़ेगा, यानी कि वेवलेंथ जो है वो भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा। तो इस मीडियम में लेट से कि वेवलेंथ λ1 है, तो इस मीडियम में जो वेवलेंथ है वो हम लोग λ2 मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चेंज आएगा। तो हमने कहा कि F1 इज इक्वल टू V1 बाय λ1 एंड दिस F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड मीडियम। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? V2 बाय λ2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2। ठीक, ओके। अब ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट है ना, और वेवलेंथ को हमने अभी रिलेट किया है कि वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिलेट होता है। ठीक, अब इस स्पीड ऑफ लाइट के बारे में और देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने ये देखा कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट है ना, कैसे हम लोग लिखा? V1 बाय V2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2। फाइन, ओके। लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम जैसे जैसे चेंज हुआ है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम की प्रॉपर्टी के साथ रिलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से, है ना। C इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है ये समझिए। तो म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी है, म्यू नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ क्वांटिटी है। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। तो देखिए अब यहां से कुछ कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। ये म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी, वो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड किया? परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। ये दोनों चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही किसी प्रॉपर्टी या किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को चेंज करेंगे, उसका C भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो लेट से कि कोई है ना ऐसा मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी हम लोग लिखते हैं म्यू आर, और रिलेटिव परमिटिविटी लिख देते हैं एप्सिलॉन आर से, है ना। तो म्यू आर को उस मीडियम की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं म्यू वन बाय म्यू नॉट, है ना। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू म्यू नॉट। अच्छा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो है वो लिखा जाता है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, यानी कि वैक्यूम के लिए, है ना। बाकी सारी जो प्रॉपर्टी है मीडियम्स की वो इसी से कंपेयर की जाती है, फ्री स्पेस से। जनरली हम लोग एयर को भी फ्री स्पेस कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, तो इसी से रिलेट करेंगे बाकी सब के प्रॉपर्टीज को। जैसे ग्लास की प्रॉपर्टी है, ग्लास का म्यू नॉट, ग्लास का एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? ये फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी और परमिटिविटी से रिलेट करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दिख रहा है आपको? ठीक, यानी कि उस मीडियम में अगर मैं स्पीड लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि सी आर विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट, है ना। क्या लिखेंगे? देखिए रिलेटिव लिखना है हमें, म्यू वन और एप्सिलॉन नॉट 1 को यहां पुट करना है। ओके, तो क्या आ जाएगा? देखिए म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट
इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, अच्छा इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही आसान सी चीज है। सी आर यानी कि रिलेटिव स्पीड उस मीडियम में जिसका हमने μ1 और ε1 एज्यूम किया है। क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको तो हम लिख सकते हैं c के बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, है ना। c इज इक्वल टू हमने लिखा है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया। आप बचा क्या, μr इंटू एप्सिलॉन आर, है ना, तो उसको लिख देते हैं हम लोग μr इंटू एप्सिलॉन आर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमने लिखा सी आर इज इक्वल टू सी बाय √μr इंटू एप्सिलॉन आर। इसको एक नंबर से डिनोट कर देता हूं, है ना, वेरिएबल क्वांटिटी से डिनोट कर देता हूं। इसको लिख देता हूं मैं nr, है ना। ये जो nr मैंने लिखा है, इसी को हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये एक्चुअली में क्या था, √μr इंटू एप्सिलॉन आर। तो देखिए यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि C1 इज इक्वल टू C बाय N1। दिख रहा है आपको, ये N1 क्या है, रिलेटिव है। ये N1 जो दिख रहा है वो क्या है, वो रिलेटिव है। इसी तरीके से अगर मैं C2 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं C बाय N2। दिख रहा है यहां से, है ना। C1 विल बी C बाय N1, C2 विल बी C बाय N2। तो C1 बाय C2 क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए C1 बाय C2 विल बी इज इक्वल टू C1, क्या हो जाएगा, N1 नीचे है यानी कि N2 बाय N1, where C1 and C2 are speed of light in medium 1 and in medium 2. N2 and N1 are refractive index of medium 2 and refractive index of medium 1. समझ में आ रहा है आपको, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकती है। आइए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। तो हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया है, क्या लिखा है कि C1 बाय C2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। C1 बाय C2 इज इक्वल टू, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, पहले वेवलेंथ से अगर हम लोग रिलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, λ1 बाय λ2 विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, है ना, कि लेट अस अज्यूम कि लाइट एक मीडियम से, है ना, दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है और सेकंड मीडियम जो है वो है वाटर, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि फाइंड, अगर ऐसा हो रहा है तो क्वेश्चन है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। अच्छा, ये जो सी दिया हुआ है वो कहां होता है, वो फ्री स्पेस में होता है, जो कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो स्पीड किस पे है, एयर में है। तो हमें स्पीड कहां पूछी गई है, वाटर में, कि जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा वाटर में स्पीड। तो हमें पता है कि C1 बाय C2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 विच विल बी इक्वल टू C1 इंटू N1 डिवाइडेड बाय N2। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, C1 इज 3 इंटू 10⁸ इंटू N1 की वैल्यू, वॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 माना जाता है लगभग, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, 4/3, ठीक। तो यहां रख देते हैं 1 और यहां N2 क्या हो जाएगा हमारा, वाटर, है ना। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है वो हमारा N1 और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है वो हमारा क्या हो जाएगा,
n2। तो n2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा 4/3, 4 3 ऊपर चला गया है ना। सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई ज़्यादा हो गई है ना। तो 9/4 विच इज लेस देन 3 दिख रहा है आपको, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। होना भी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट कम, क्यों, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वाटर कैसा है, डेंसर है, दिख रहा है। ऑप्टिकली भी कैसा होता है, डेंसर होता है। तो ये क्या करता है कि स्पीड ऑफ लाइट को ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि ज्यादा रुकावट प्रोवाइड करता है। इसलिए देख रहे हैं आपको स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है। तो लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कितने लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉज होते थे, रिफ्रैक्शन के भी कितने लॉज होते हैं, 2 होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। पहला लॉ, रिफ्रैक्शन जो फिनोमिनन है कैसे होता है ना, ये इसका स्ट्रेट पाथ है, यहां से बेंड हो जाती है। अब ये किधर भी बेंड हो सकती है, नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से अभी, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे IR, रिफ्रैक्टेड रे RR है ना, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे ये है ना। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन में है तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये भी इसी प्लेन में होंगे है ना। चाहे कोई भी आप प्लेन चूज कर लीजिए, बस ये है कि अगर इंसिडेंट रे एक प्लेन में हो है ना, जैसे लेट्स से कि ये एक प्लेन है, इस रे में अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में हो तो रिफ्रैक्टेड रे बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इसी प्लेन के अंदर होना चाहिए, ठीक। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं है ना, स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन। क्या है स्नेल्स लॉ, ये कहते हैं कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n1 और n2 इज अगेन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यानी कि sin i बाई sin r इज इक्वल टू n2 बाय n1, ठीक। ये जो क्वांटिटी है n2 बाय n1 है ना, इसको हम लोग n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय n1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है ना। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन में 3 केसेस पॉसिबल है ना। कौन कौन से 3 केसेस हैं, पहला केस है कि लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट हो सरफेस के है ना, केस 1, ये नॉर्मल है ना, ये हमारा सरफेस है, ये मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। पहला केस है कि लाइट अगर इसी नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट हो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि इसी नॉर्मल के थ्रू वापस चली जाएगी है ना, यानी कि कोई बेंडिंग नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 90 डिग्री एंगल किसके साथ होगा, सरफेस के साथ होगा, ओके। सेकेंड केस क्या कहता है कि है ना, सिंपल पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी हम लोग बात कर रहे थे उन्हीं केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये एंगल आई है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसका स्ट्रेट पाथ है ना, पाथ विदाउट डेविएशन। तो देखिए क्या होगा कि अब जो रे है वो
नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाए, है ना, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाए, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल आर विल बी लेस देन एंगल आई। दिख रहा है आपको, है ना, ये था एंगल आई पूरा, एंगल आर उससे छोटा हो गया। केस नंबर 3, तीसरा केस क्या है, तो तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वही हमारा तीसरा केस है कि ये एंगल आई, ये इसका स्ट्रेट पाथ, अब क्या होगा, जो रे है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, है ना, ये एंगल आर हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। दिख रहा है आपको, अच्छा, एक क्वांटिटी होती है एंगल ऑफ डेविएशन, आपसे बार बार रिफ्लेक्शन में भी पूछा जा रहा था, है ना, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड करना बहुत ही सिंपल है कि एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, जैसे ये इसका सीधा रास्ता था, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चली गई इस रास्ते पे, यानी कि कितना डेविएट हो गई, इतना डेविएट हो गई। अच्छा, ये एंगल आई है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल भी आई हो गया, इतना एंगल हमने कह दिया क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल, यानी कि बचा कितना, आई माइनस आर। दिख रहा है आपको, तो ये आई माइनस आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, इस केस में देखते हैं, तो ये इसका स्ट्रेट पाथ था, है ना, ये वाला एंगल आई था, ये पूरा एंगल आर, तो इसमें डेविएशन क्या हो जाएगा, ये इतना, यानी कि आर माइनस आई। ठीक, दिख रहा है आपको दोनों में डेविएशन, है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज मॉड ऑफ आई माइनस आर, है ना, जब आर बड़ा है, जब आर बड़ा है तो आर माइनस आई, और जब आई बड़ा है तो आई माइनस आर। ठीक, ओके, आइए इसी पे बेस्ड, है ना, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, light undergoes refraction from water to air, then find angle of refraction, angle of refraction। ठीक, डायग्राम आपको गिवन है, क्या डायग्राम है, देखिए कि लेट्स से ये सरफेस है ना, जो पार्टीशन कर रहा है हमारे वाटर मीडियम को और एयर मीडियम को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n इज इक्वल टू 4/3 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक, लाइट सॉरी, है ना, पहले मीडियम यानी कि वाटर से किस तरफ जा रही है, एयर में जा रही है। ठीक, तो लॉ के अकॉर्डिंगली किस तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ दिस इज एंगल आई, दिस विल बी एंगल आर। ठीक, एंगल आई आपको दिया गया है क्या, 37 डिग्री, आपसे पूछा गया है कि एंगल आर कितना होगा। ठीक, तो बाय स्नेल्स लॉ वी कैन राइट n1 sin i विल बी इक्वल टू n2 sin r। ठीक, n1 वो मीडियम जिसमें हमारी इंसिडेंट रे प्रेजेंट होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 37 डिग्री। पुट कर देते हैं, n1 इज 4/3 इंटू साइन 37 विच विल बी इक्वल टू n2, n2 की वैल्यू 1 इंटू साइन आर। फाइन, ओके, तो 4/3 इंटू साइन 37 विच इज इक्वल टू 3/5 इक्वल टू साइन आर, यानी कि साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, विच इंप्लाइज आर विल बी इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 53 डिग्री। समझ में आया आपको क्वेश्चन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था 37 डिग्री, बताया गया था कि वाटर से एयर में जा रही हमारी लाइट, पूछा गया था कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है उसका, आर इक्वल टू कितना आ गया, 53 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं रिफ्रैक्शन पे बेस्ड। क्वेश्चन लिखिए, इफ light undergoes refraction such
such that incident ray, sorry, reflected ray and refracted ray, ध्यान दीजिएगा दोनों ही रे की बात हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then find angle of incidence, चलिए, मतलब ऐसा होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। फिगर आपको प्रोवाइडेड है। फिगर क्या है देखिए, ये एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल है सरफेस के, ये हमारा इंसिडेंट रे और लेट से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई है, तो अगर रिफ्लेक्शन होगा, है ना, जो कि होगा ही, क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो वो फुल्ली रिफ्रैक्शन नहीं होता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्शन प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये एंगल आई, तो ये एंगल आर, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फाइन, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको जो कंडीशन प्रोवाइडेड है वो कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ऐसा होने के लिए हमसे पूछा गया है कि एंगल आई की वैल्यू कितनी हो। तो आइए देखते हैं कि एंगल आई क्या होगा। ठीक, तो इस पूरे एंगल की बात करते हैं कि ये पूरा एंगल जो है, एंगल आई प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, यानी कि एंगल आई को आप लिख सकते हैं, है ना, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर, है ना। तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर। अच्छा, स्नेल्स लॉ यूज करके हम लोग आई और आर में एक रिलेशन निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक, तो n1 यानी कि एयर 1 इंटू साइन आई रख देते हैं, n2 है ना, n2 जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कितना है, म्यू इज इक्वल टू √3। वैसे आपको हर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है, एयर यूज किया गया है तो एयर का, ग्लास यूज किया गया है तो ग्लास का, कितना होगा ये प्रोवाइडेड होगा। ठीक, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, n2 यानी कि √3 साइन आर। अब देखिए आर की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, यहां पुट कर देते हैं 90 माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा, साइन आई, एंड दिस इज साइन 90 माइनस आई विच इज इक्वल टू कॉस आई, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई कॉस आई, यहां लिख लेते हैं साइन आई बाई कॉस आई विल बी इक्वल टू √3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन आई बाई कॉस आई इज नथिंग बट tan i, tan i इज इक्वल टू √3 विच इंप्लाइज, अगर tan i √3 है तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, है ना। तो ये फिनोमिनन होने के लिए, यानी कि ऐसा होने के लिए क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये परपेंडिकुलर होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा। किस मीडियम के लिए, जब लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाए। समझ में आया आपको? ठीक, नोट कीजिए, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक, जिसमें लाइट इंसिडेंट है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, आपसे पूछा गया है कि ये लाइट जब इस ग्लास के, है ना, स्फेरिकल ग्लास के बाहर निकलेगी,
कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, कहीं से भी निकलेगी, तो फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा। यानी कि जो रे बाहर निकली है ना, लेट्स से अगर ये रे है, ये बाहर निकली है, तो ये रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई है। यानी कि आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √3। चलिए, तो यहां पे ये पहला मीडियम है ना, मीडियम का इंटरफेस है जहां पे हमें पता है क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, ये वाला जो मीडियम है वो एयर है और ये वाला जो मीडियम है दैट इज ग्लास। तो अब देखिए, एयर से जब भी ग्लास की तरफ जाएगी तो किस तरफ लाइट बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के तरफ। ठीक, ये नॉर्मल है ना, ये अगर इसका सेंटर है तो रेडियस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, यानी कि लाइट कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। फाइन, अब देखिए ये फिर से एक इंटरफेस इसको मिलेगा जहां पे मीडियम चेंज हो रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहा होगा, तो यहां पे एक नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, दिस इज नॉर्मल। अब क्या होगा, नॉर्मल के अवे या नॉर्मल की तरफ, तो देख रहे हैं डेंसर से रेरर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये। ठीक, और यही एंगल, सॉरी, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, तो सबसे पहले हमें ई एंगल फाइंड करने के लिए ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो फाइंड करना पड़ेगा। डायग्राम से दिख रहा है आपको, ये सेंटर है, यहां से ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही हो जाएगा, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये नाम दे देते हैं इसको ओ पी एंड क्यू, है ना। ठीक, तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ यूज करके एंगल आर फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो एंगल आर के लिए क्या लिखेंगे, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ठीक, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू साइन आई की वैल्यू साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू n2 की वैल्यू √3 इंटू साइन आर। सॉल्व कर देते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू साइन आर विच इंप्लाइज r इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर रिफ्रैक्शन, है ना, उसको यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा अगेन 60 डिग्री, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन में रिवर्सिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लाइट ऐसे एंटर कर रही है ना, इस तरीके से अगर चली गई, तो आपने अगर इस मीडियम से लाइट को ऐसे भेज दिया तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस करके इस तरफ चली जाएगी। ये क्या है, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना, कि जिस पाथ से लाइट जा रही है अगर सेम उसी पाथ से आप भेजते हैं तो ये अपना पाथ ट्रेस कर लेगी। ठीक, तो उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए 60 पे अगर हमने भेजा तो 30 डिग्री मिला, अगर 30 पे भेजेंगे तो कितना मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, यानी कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। ठीक, डेविएट कितना हो गई है, तो लेट से इसके पैरेलल बिल्कुल हम लोग ऐसे खींच देते हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये ई एंगल हमने फाइंड किया, ई एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री है, दिख रहा है आपको। ठीक, ये एंगल 30, ये एंगल 30, यानी कि ये टोटल 60, 180 में से माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि बचा कितना दिख रहा है आपको 60 डिग्री हो गया, है ना। 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिख रहा है आपको, है ना, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये उसका क्या हो जाएगा ओरिजिनल पाथ हो जाएगा, किसका, लाइट रे का, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ हो जाएगा। डेविएशन क्या हो गया, ये डेविएट कर गई, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना आ जाएगा आपका
60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? ये इसका ओरिजिनल पाथ है और ये फाइनल पाथ है। ये जो एंगल सबटेंड हुआ दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट भी है, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। पूरा पूरा क्या था, ज्योमेट्री का यूज करना था, ऑप्टिक्स का सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्नेल्स लॉ को यूज करना था। तो होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिफ्रैक्शन, है ना, हम लोग पैरेलल स्लैब की वजह से पढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे।